बूढ़ी चील चूड़ियों की टोकरी अपने सर पर रखती है और जंगल में निकल पड़ती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ लो। वो जंगल में आवाज लगा लगा कर चूड़ियाँ बेच रही थी। रानो चिड़िया और तोता दोनों जमीन पर बैठकर आसमान में उड़ती हुई चील को देख रहे थे। चिड़ियापी वो देखिए, आसमान पर चील उड़ रही है और उसके सर के ऊपर चूड़ियों का एक टोकरा भी है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी खरीद सकती हो चिड़ियापी चूड़ियाँ। अरे नहीं नहीं तोते भैया, वो चाहे बूढ़ी भी है तो चील ना। हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही हमारा उससे ताल्लुक बनाने में कोई फ़ायदा है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं। मैं क्यों ना बूढ़ी चील से चूड़ियाँ उधार ले लूं। फिर गौरी कवि बूढ़ी चील को रोकती है और उससे चूड़ियों का पूछती है। चील चाची, इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? क्या इनके रंग जल्दी तो नहीं ख़त्म होंगे ना? अरे नहीं नहीं गौरी बेटी, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। तुम ये चूड़ियाँ रख लो, इनके रंग देख लो, इनके रंग बहुत पक्के हैं। और हाँ, तुम्हें पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं, जब हुए खुद ही दे देना। अरे ये चील तो खुद ही मुझे उधार चूड़ियाँ देने पर राज़ी हो गई है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी माँ के लिए भी उधार चूड़ियाँ ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि 1 दर्जन लाल चूड़ियाँ और 1 दर्जन हरे रंग की चूड़ियाँ मुझे दे दो। फिर चील गौरी को 2 दर्जन चूड़ियाँ दे देती है। गौरी कवि बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे तो पैसे भी नहीं देने पड़े थे और मुफ्त में 2 दर्जन चूड़ियाँ भी पा ली थी उसने। ठीक है चील चाची, मैं 4-5 दिन में तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। किसी ने मांगे हैं तुमसे पैसे? जब हुए आराम से लौटा देना। फिर चील गौरी कवि को चूड़ियाँ देकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर में पहुँच जाती है। ये भी दिन आने थे, मुझे एक परिंदे का मांस खाने के लिए घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। कितना मुश्किल है मेरे लिए ये सब, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मुझे कोई ना कोई जवान परिंदा खाने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। हा 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 हा। गौरी, कल तुम उस चील के पास क्यों बैठी हुई थी जो चूड़ियाँ बेचने आती है हमारे जंगल में? अरे रानो, तुम्हें पता है उसने मुझे मुफ्त में चूड़ियाँ दी हैं और पैसे भी कहा है कि जब मर्जी हो दे देना। अरे मुझे तो लगता है उसे तुमसे कोई और ही लालच होगा। क्या? कौन सा लालच रानो? तुम बिल्कुल भी ना पागल हो रानो चिड़िया। भला वो मुझसे क्या ही ताल्लुकात बनाकर फ़ायदा उठाएगी? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि वो मुझे खाना चाहती है? हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है गौरी कवि। क्या पता कि वो तुमसे ताल्लुकात बनाने के बाद तुम्हें खा जाए। है तो वो चील ही ना, और चील तो बरसों से बस परिंदों को खाती ही आ रही है। हम किस तरह उस पर एतबार कर सकते हैं? ठीक है रानो चिड़िया, मुझे पता है तुम शुरू से ही मुझसे जलती हो। अब तुमने देख लिया है ना कि मैंने उससे चूड़ियाँ खरीदी हैं, इसलिए इतना लंबा भाषण दे रही हो। अगर तुम्हें चील नहीं पसंद तो तुम उससे दूर रहो, लेकिन तुम्हें उसके खिलाफ इतना जहर उगलने की ज़रूरत क्या है? गौरी बेटी, हड्डियाँ बूढ़ी हो गई हैं और अब ज़्यादा उड़ा नहीं जाता। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा अपनी भतीजी गौरी के पास चली जाती हूँ और उससे कहूँगी कि 1 कप चाय का पिला दे। अरे अरे चील चाची, इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? आप बैठें, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। फिर गौरी कवि कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। अरे आओ आओ गौरी कवि, बहुत अरसे बाद आई हो और तुमने तो मेरे पहले वाले पैसे भी देने हैं ना जो दूध लेकर गई थी। कोई मेहमान आ गया है क्या? कबूतर चाचा, तुम भी ना बस बातें ही पूछते रहा करो और पुराने वाले पैसे भी लौटा दूंगी तुम्हें। अब बस मुझे दूध दो। अच्छा, तो मेहमान कौन आया है गौरी कवि? कबूतर चाचा, तुम अपने काम से काम रखो, बस भाषण ही देते रहा करो
और यही सवालात करते रहा करो कि कौन आया है और कौन गया है। हर परिंदा मुझ पर ही नज़र रख कर बैठा है जंगल में। ठीक है गौरी, एक तो तुम भी ना बस गुस्सा बहुत करती हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी आजकल दोस्ती जंगल की उस बूढ़ी चील से है, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ज़रा अपने कान और आंखें खुली ही रखना, ये ना हो कि कोई बड़ा नुकसान उठाओ तुम। ठीक है, ज़्यादा भाषण मत दो। और फिर गौरी कवि कबूतर की बात को सुनी अनसुनी कर देती है और वहाँ से दूध लेकर चली जाती है। ये गौरी रहती तो घर में अकेली ही है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर नहीं खा सकती। अगर मैं पकड़ी गई तो मारी जाऊंगी। फिर गौरी कवि कबूतर चाचा से दूध ले आती है और उसकी चाय बनाकर चील को पिला देती है। अच्छा गौरी बेटी, मैं चलती हूँ। मैंने शाम को 5 बजे से पहले हलवा बनाकर जंगल के गरीब परिंदों में बांटना है। चील चाची, आप कितनी अच्छी हैं और जंगल के तमाम परिंदे कितनी गंदी सोच रखते हैं आपके बारे में। अरे बेटी, छोड़ो तुम परिंदों को, हर परिंदे की सोच मुख्तलिफ होती है। तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब परिंदा रहता है? अरे हाँ चील चाची, यहाँ पर तो लाइन लगी हुई है गरीबों की। ठीक है बेटा गौरी, तुम शाम को 5 बजे मेरी तरफ आना और मैं हलवा बनाऊंगी। मैं हलवा बनाना शुरू कर लूँगी पहले ही 4 बजे, ताकि तुम्हारे आने से पहले ही हलवा बन जाए और गरीब परिंदे अच्छे से हलवा खा पाएँ। ठीक है चाची जी, मैं ज़रूर आऊँगी। और गौरी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है हलवे का सुनकर, क्योंकि उसे हलवा बहुत पसंद था। और ऐसे चील गौरी को हलवे का कहकर वहाँ से चली जाती है और जाते ही वो आग जलाकर चूल्हे के ऊपर एक पानी से भरा हुआ पैन रख देती है और अपना हलवा बनाने की तैयारियां शुरू कर देती है। हा, कितना मज़ा आएगा जब मैं इस उबलते हुए पानी में उस गौरी कवि को काट काट कर डालूंगी और फिर पका कर खाऊंगी। हा, नमक मिर्च भी लगाऊंगी और बहुत मज़ा आएगा मुझे उसका मांस खाने में। बेवकूफ़ गौरी कवि कहीं की, बेवकूफ़, यही सोच रही है कि मैं बहुत नरम दिल हूँ। उसे क्या मालूम कि मैं हूँ तो चील ही ना, चाहे जितनी भी बूढ़ी हो गई हूँ, और मुझे परिंदों का मांस कितना पसंद है। और इस तरह वो चील गौरी कवि को खाने की प्लानिंग कर रही थी। दूसरी तरफ गौरी कवि तो बहुत बेताब थी और उसका वक्त तो गुजर ही नहीं रहा था। वो यही सोच रही थी कि कब वो चील के पास जाए और उससे हलवा लेकर पहले खुद खाए और फिर जंगल के बाकी परिंदों के सामने बहुत बड़ी महारानी बनते हुए उनको भी हलवा दे कि वो इतनी अच्छी है कि जंगल के तमाम परिंदों में हलवा बांट रही है। फिर क्या था, वक्त गुजरता रहा और ऐसे ही शाम के 5 बजने में बस 10 मिनट ही रह गए थे। गौरी कवि से इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो वो 5 बजने से 10 मिनट पहले ही अपने घर से निकल पड़ती है और सीधा चील की गुफा में चली जाती है। चील बहुत शातिर थी, वो बहुत समझदारी से गौरी कवि को दबोच लेती है। गौरी कवि जैसे ही चील की गुफा में जाती है तो चील जल्दी से पहले बातों बातों में अपनी गुफा के दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर देती है। चील चाची जी, ये आप क्या कर रही हैं? दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? दरवाज़ा खोलें, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे क्या हो गया है बेटी, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। आज के बाद तुम्हारे सारे डर ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हें किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं रहेगा। तुम्हारी सारी टेंशनें भी ख़त्म हो जाएंगी और जो तुमने मुझे चूड़ियों के पैसे देने हैं वो भी नहीं देने पड़ेंगे। क्या चील जी? हाँ ना। और फिर गौरी कवि चील से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थी तो वो चील ही, चाहे बुजुर्ग थी
लेकिन उसमें ताकत गोरी कवि से अब भी कई गुना ज़्यादा थी। और फिर चील एक ही हमले में गोरी कवि को झटक कर उस उबलते हुए पानी वाले पैन में फेंक देती है और गोरी कवि का जंगल के किसी भी परिंदे को एक पंख तक नहीं मिलता। अब जंगल के तमाम परिंदों का चील पर से एतबार उठ चुका था। वो जब भी जंगल में से एक उड़ान लेती थी तो जंगल के तमाम परिंदे अपने अपने घोंसलों में छुप जाया करते थे। देख लिया ना तोते भैया, कितना समझाया था मैंने गोरी को कि दूर रहे चील से, लेकिन उसने मेरी एक भी ना मानी। अब देख लीजिए अंजाम। इसलिए कहते हैं कि हमें ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हुए बहुत नुकसान कर बैठते हैं।